चलो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पहले रिवाइज करें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको इतना समझ में मुझे तो बता दूँ, रिवीजन सब साथ में कर रहे हैं, जैसे आप फ्रेंड सर्कल के साथ करते हैं रिवीजन, वैसे भी रिवीजन करती है। सभी को तो पता ही है ना, मीडियम लेटरल पोस्टीरियर एंटीरियर क्या होता है, बस वही एक्सप्लेन करना है। देख के बताओ या फिर कुछ भी करो, बस रिवीजन करना है आपको। आपके पास लिखे हैं ना, एक जन बताओ, दो भी कोई भी दो जन रिलेट हो जाओ, वो बताओ। इसको एडिशनल रहता है, छूट रहा है तो आप बता सकते हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो दो लोग हो गए, बताओ। देखो यहाँ पे सपोर्ट भी करना है एक दूसरे को और ऐसे भी बताना है, उससे साथ नहीं अगर बताना हो रहा है आपको समझ में आ रहा है वो टॉपिक को आपसे बात करना है। चलो रिवीजन करना है, टाइम आज शुरू हो जाओ। और तो हाँ ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी टॉपिक होती है मेडिकल इन्फेक्शन जेवढे टाईप्स आहेत तेवढे सांगायचे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन म्हणून तुला कसं बसवलं तू थोडी मागे होतं तुला माणसं थोडी इकडे होतं। हां बस ठीक आहे, आम्ही ठीक आहे स्टार्ट करतो। आवाज़ नहीं आ रही है तो आवाज़ नहीं आ रही है मुझे बता दो। वो लोग भी डिस्कस करेंगे, अगर उसको और मतलब नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन आप बीच में इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुठली इन्फेक्शन घेतली तू आता? हां हायड्रोजेनिक ना, हां अगर आप मिलने नहीं जा रहे हैं तभी अप्रूव होगा हॉस्पिटल। बाहर भी बहुत परसेंट ज़्यादा नेक्स्ट नहीं फोकल इन्फेक्शन क्या होगा, किसको पता है? ओके किसको पता है फोकल इन्फेक्शन? ग्रुप स्टडी कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं, एकदम फ्री रहो, ग्रुप स्टडी की तरह नहीं यहाँ पे। वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन में क्या होगा, फैलते जाएगा, स्प्रेड होने का काम है। ठीक है, जैसे 1% का अनदर पर्सन है, वैसे बॉडी के अंदर इंटरनली ऑर्गन के ऊपर है, एक ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है मतलब वो सारे ऑर्गन के ऊपर क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्रेड होते जाएगा। हो गया नोजो मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो गया? जैसे नोज नहीं बोल सकते
नोज़ोकोमियल में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके थ्रू, जैसे कोरोना वायरस हो गया, वो किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसी के थ्रू हो रहा है। सेम आपके ओटी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब क्या हो रहा है, आप सीधे माउथ मतलब नोज के थ्रू आपकी इंसर्ट हो सकता है ना। अगर आगे वाला पेशेंट आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर सडनली कॉज या फिर इन्फेक्शन हो गया तो वो तो फैल रहा है ना, तो भी है, ठीक है, उसको नोज़ोकोमियल बोला जाएगा। एग्जाम्पल रहेगा इसमें फंगस है कि आपको ओनियन के ऊपर भी लग रहता है, ब्लैक कलर का जो दिखता है ना वो फंगस ही होता है। एंड ऑल्सो ये ना खाने के थ्रू भी हो सकता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मोड एंड मेथड दिया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा। हाँ फिर हाँ बताओ इसका क्या है। ड्रेनेज वगैरह करते हैं। मदर को एक बार रिवाइज करो पूरे क्या क्या थे, कौन से शॉर्ट में बिल्कुल फास्ट में एकदम। अभी कौन आया, ये निखिल आया, और कौन आया है निखिल, कौन कौन आया, अभी राज आया, तुम आए, और कायनात, और अथर्व कानेकर अब्सेंटी राहिली त्याचं आला लावली प्रेझेंट। अजून कोणी आहे का, अजून कोणी आहे, हाँ प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन नाव काय आहे बाई, म्हणजे प्रेझेंट लागली ना, तुझी लावली काय आहे, हाँ हाँ मतलब बॉडी खुद ही खुद क्या कर रही है, बना रही है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन होने के बाद और रिवर्स आ सकता है। देन हाइड्रोजेनिक हाँ क्रॉस इन्फेक्शन 1% टू द अनदर। देन फोकल इन्फेक्शन यानी कि एक बॉडी पार्ट में हो गया तो दूसरे बॉडी पार्ट में क्या होगा, ये इन्फेक्शन मतलब एक बार क्योर हो चुका है बाद में वापस आ रहा है। देन नोज़ोकोमियल मतलब क्या हो गया, नोज के थ्रू जो जा रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अपनी इसमें जैसे अपन ने बताया कि डस्टिंग वाली जगह होगी, कोरोना वायरस वगैरह हो गया, ऐसी आएंगी इसमें, ठीक है। देन है सब क्लिनिकल मतलब कोई भी साइंस सिम्टम्स नहीं दिखेंगे लेकिन सडनली आपको प्रेजेंट करेंगे। देन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जैसे खाने से भी, खाने की वजह से भी हो सकता है। देन है वायरल है, वो तो वायरल में कि सीजनल है, सीजनल। देन फंगल है, फंगल ये भी खाने के थ्रू होगा। देन प्रोटोजोअल है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब एयर के थ्रू भी होगा। देन डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर आप किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी को जुकाम है, खांसी है तो हो सकता है। देन इनोकुलेशन है जिसमें या तो ये किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है, ठीक है,
आइदर आपको जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है, ये उन्होंने एग्जांपल दिया। इनहेलेशन यानी कि वही अपन सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसी की वजह से, ठीक है। मतलब लंग्स रिलेटेड आएंगे, डिसीज लंग्स रिलेटेड आएंगे, लंग्स से रिलेटेड। इन्क्युलेशन झालं ना आपलं, जे ॲनिमल थ्रू होतात, आणि हेपेटाइटिस वगैरे। इनहेलेशन म्हणजे जे आपण इनहेल एक्झेल करतो ते श्वास घेतोय आणि सोडतो, तो इनहेल यानी कि जैसे ट्यूबर लंग से रिलेटेड सारे डिसीज हैं, ठीक है। इंसेक्ट से मतलब वही मॉस्किटो के थ्रू वगैरह होता है, मलेरिया डेंगू वगैरह वो सारे। हॉस्पिटल प्रोसीजर है मतलब वही ड्यूरिंग प्रोसीजर करते वक्त आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके थ्रू आपको होने के चांसेस रह सकते हैं। देन ट्रांसप्लांट सेंट्रल है मतलब मदर टू बेबी, बस ट्रांसफॉर्म, बस इतने इन्फेक्शन है। अभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात सुपीरियर मतलब अबाउ, इंफीरियर मतलब 6 ऐसे ही पढ़ लेते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर सामने वाला, हाँ। फिर पोस्टीरियर, हाँ। मीडियर, मीडियर, लॅटरल, साइड, हाँ। मीडियर लॅटरल म्हणजे हाँ, हाँ गुड। सुपीरियर मतलब मैम एक बार फिर से बताओ, मुझे ज़्यादा बात। एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड, मीडियन मतलब सेंटर से, जो अपने पोस्टमार्टम में सेंटर से कट किया जाता है, ठीक है। देन लैटरल मतलब साइड वाला, देन उसी के साथ है सुपीरियर मतलब अबव, ठीक है। एंड इंफीरियर मतलब बिलो, मतलब नाभि के नीचे वाला पोर्शन पूरा बिलो आएगा। देन है डीप मतलब इंटरनली, सेपेंड मतलब हेड होता है, ये किसी काम के लिए। डिस्टल देखो, डिस्टल का भी मतलब वही होता है फ्रंट, ठीक है। वेंट्रल मतलब भी होता है बैक साइड, सॉरी डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड, वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट साइड। डिस्टल को भी फ्रंट ही डायरेक्शन को मेंशन किया जाता है, ठीक है। देन एक ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स, गुड, समझ में आ गए, इजी है, एक बार रिवाइज करो। एंटीरियर, डिस्टल और वेंट्रल यानी कि ऑब्लिक मध्ये मी सांगितलं तर ऑब्लिकचं साईन नाही दिलं। एंटीरियर, डिस्टल आणि वेंट्रल एकच वर्ड आहे, त्याला फ्रंट डायरेक्शन म्हणतात, ठीक आहे। त्याच्यानंतर डॉर्सल आणि पोस्टेरियर म्हणजे बॅक साईड, मीडियनला मीडियनच म्हणतात, लॅटरलला लॅटरलच म्हणतात, सुपेरियर म्हणजे अबव आणि इंफिरियर म्हणजे बिलो, ट्रांसवर्स म्हणजे प्लेन सरफेस, आडवा एकदम। देन उसके अलावा और कुछ था क्या? नहीं, यही है, इतना ही है आपको समझने लायक, ऊपर नीचे। हाँ, अभी है ये वाला एब्डोमेन से रिलेटेड है। एक हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड, पेट वाला, हाँ वही हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। ऊपर वाला रीजन मतलब हाइपो, नीचे वाला मतलब हाइपर, ये याद रखो। दोनों तरफ सेम ही है, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है राइट एंड लेफ्ट, देन इलियक रीजन है राइट एंड लेफ्ट, एंड लंबर रीजन है राइट एंड लेफ्ट। सेंटर में अलग नाम दिए, इपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बलिकल है एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये 9 नेम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी सर्जरी रहेगा, आपको इसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, लोकेशन मेंशन करना है केस की फाइल्स चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको ये पता लेना बहुत जरूरी है। बाकी चीज़ें जो मेन थी वो अपन ने पढ़ी, ठीक है। जो मेन है सबसे ज़्यादा, आपको मीडियन बोला गया, लैटरल मीडियन बोला गया, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी इमरजेंसी में आओ, अपना आधा छूट गया था, आज पढ़ेंगे अपन। देखो ना, परसों के दिन क्या था, कौन सा टॉपिक था? पोजीशन और क्या? नहीं, ये तो सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी था। पोजीशन मतलब ओटी में जो पोजीशंस रहेगी वो वाली पोजीशन। फिर एनेस्थीसिया ड्रग्स है, फिर कॉमन इंस्ट्रूमेंट और बॉडी पार्ट्स, फिर ओटी रूम,
इंस्ट्रूमेंट्स हाँ तो वो बाद में धीरे धीरे एक एक दिन पढ़ेंगे ना। हाँ अभी करके आओ, तुम लोग डिवाइड कर लो। तुम्हारे हिसाब से हाँ नंबर पंचर के बारे में देख लेते क्या क्या है, पढ़ो। 312 312 निकाला क्या पेज नंबर 312। हाँ चलो पढ़ो, अभी डेफिनेशन पढ़ो। एक ही पढ़ो, इसमें से पूछ सकते, सार मेरी सबका एक ही रहेगा, अलग नहीं है कुछ। Supracondyte। नंबर पंचर क्या होता है? नीडल को इंसर्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं? नंबर पंचर में नीडल इंसर्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं बोला, CSF फ्लूइड को निकालते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं अपन, एनेस्थीसिया देते हैं ना, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं ना। तुम लोग ऐसे ना, ऐसे ठंड वाले एकदम चेहरे मेरे सामने कर दो तो ऐसा लगता है इतना पढ़ा है मैंने, ऐसे चेहरे देखने के लिए पढ़ा है क्या, ऐसा होता है। हाँ बाकी सबका एक ही है कहना, सिर्फ घुमा फिरा के उसमें डेफिनेशन दिया है, ठीक है। सिर्फ L3, L4 और L5 के बीच में ही आपको क्या करना पड़ता है, ये नंबर पंचर करना पड़ता है। पर्पस पढ़ो। हाँ स्टॉप, एक एक बात एक्सप्लेन करो, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थेसियासाठी पहिले पेशंटला काय करायचं, प्रिपेअर करायचं। नेक्स्ट CSF प्रेशर आने देना है उस प्रॉपर पोजीशन में लेने के बाद। वहाँ पे क्या करना है आपको, CSF फ्लूइड क्या करना है, पहले निकाल देना है ताकि आपका एनेस्थेसिया जाएगा तो वो फ्लो के साथ नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। CSFचं प्रेशर म्हणजे तू जेव्हा त्याला कमध्ये असं लेटवशील ना, तर बघ कव आल्यावर थोडासा फ्लो कसा होते, कमी होते ना। हां तर प्रेशर म्हणजे त्याला कमी करणं, आणि त्याच्यात थोडंसं जेव्हा तू CSF फ्लूइड काढशील आणि तिथे जेव्हा तू ड्रग्स देशील, ते ड्रग्स सहित काय होईल, तो सप्लाय पुढे जाईल, फोर्सफुली जाईल, तर पटकन काय करेल, असर करेल। तू जर का CSF सोबत करशील तर असर करणार नाही तो तेवढा लवकर, कारण गॅप जनरेट केल्यानंतर, स्पेस जनरेट केल्यानंतर ती कोरी चालली आहे ना, ठीक आहे। ड्रिंकिंगमध्ये आपण कोरी घेतली की लवकर चढते आणि थोडंसं याच्यासोबत घेतलं की चढत नाही। सेम थिंग याच्यात आहे, स्पायनल कॉर्डमध्ये जर का आपल्याला ॲनेस्थेशिया द्यायचा असेल तर आपल्याला CSF सोबत मिक्सिंग सोबत नाही द्यायचं, लवकर चढणार नाही, डोस मग वाढवावं लागेल। तिकडे ड्रग्स पण काय होतात आपले, लॉस होतो, उगाच म्हणजे जास्तीचे ड्रग्स द्यावं लागेल ना त्याला, म्हणून पहिले तिथे स्पेस क्रिएट करायची, त्या कवेचा ब्लड फ्लो जो राहतो, सॉरी CSF फ्लो जो असतो तो कमी होतो आणि त्याच्यानंतर तिथे आपण ॲनेस्थेशिया द्यायचा, स्पायनल ॲनेस्थेशिया, ठीक आहे। नेक्स्ट हाँ कभी कभी CSF का दिया जाता है पैरासिटोलॉजी के लिए, और इसी के साथ स्पेक्ट्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी के लिए भी उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। तो आपको CSF फ्लूइड का एक बार क्या करना है, चेकिंग करना है, लेबोरेटरी में चेकिंग के लिए भेजना है। अगर कोई डिसीज़ है वो भी अगर आपको पता करना है तो उस चीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप है, एक स्पाइनल के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ टेस्टिंग रहती है, ब्लड कल्चर टेस्ट वगैरह, फ्लूइड टेस्ट वगैरह रहती है, उस चीज़ के लिए भी क्या होता है, CSF फ्लूइड वगैरह लगता है। नंबर से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड भी अगर आपको जानना है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, होल स्पाइनल कॉर्ड, तब भी आप ये टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो, इस चीज़ का काम करता है, इसलिए उन्होंने अलग अलग मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट बाद में उसमें एयर और ऑक्सीजन क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकेशन भी आप क्या कर सकते हो, उस फ्लूइड के साथ आप न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर्स है तो उस चीज़ से रिलेटेड आप उसको ठीक करने के लिए भी आप वहाँ पे मेडिसिन भी दे सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा है।
देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको हल्का मूवमेंट करने के लिए बोलना है, देन वो नीडल आपको क्या करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि वो चीज़ जो जहाँ पे आपने नीडल किया है इंसर्ट, वहाँ पे ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर द लंबर सुप्राकॉन्ड्रियल स्पेस इज कम्युनिकेट विद द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन रहता है ब्रेन के साथ। तो आपको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा कि आगे वाला पर्सन ठीक है या नहीं। ओके, मैंने इंडिकेशन अपन कौन सी चीज़ें डायग्नोस करते हैं CSF फ्लूइड के साथ। इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन तो नहीं है ये चेक करने के लिए, सुप्राकॉन्डाइल हेमोरेज तो नहीं है, मतलब ड्रेनेज या फिर लीकेज तो नहीं हो रहा है कोई इंटरनल, इस चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्ट द हाइड्रोकॉर्टिसोन आर्थराइटिस एंड क्रिस्टलाइन ऑफ द पेनिसिलिन इन द पायोजेनिक ऑफ द मिनिएचर। इसमें ड्रग्स के नाम दिए थेरेपेटिकली। अगर आपको स्पाइनल आर्थराइटिस के लिए देना है तो उस ड्रग्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, और क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जो होता है वो मेनिंजाइटिस के लिए आप दे सकते हैं। ड्रग्स के नाम दिए थेरेपेटिकली, आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एनेस्थीसिया है, जैसे लिग्नोकाइन 50 mg का देना पड़ेगा, वहाँ पे लगवाना पड़ेगा। देन बुपीवैक्सीन 1% इन स्पाइनल रीजन। एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, लिग्नोकाइन 2% जेल आता है, या तो वहाँ पे वो अप्लाई करो जेल, तो वो वैसे भी एनेस्थीसिया हो जाएगा। आइदर आप क्या करोगे, देखो इतनी बड़ी नीडल इंसेक्ट करोगे उसको दर्द हो जाना, इसीलिए उसको बाहर से सिर्फ स्किन के ऊपर देना। तो लिग्नोकाइन अपन जेल दे देते तो हॉटी स्किन के ऊपर पिंच भी करोगे तो कुछ नहीं होता जेल लगवाने के बाद। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जेल लगवाना पड़ेगा, और फिर बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे नीडल इंसर्ट करना पड़ेगा। रेडियोलॉजिकल है, जैसे स्टडी सच एज द माइलोग्राम है और माइलोग्राफी है, दोनों चेक करने के लिए। माइलोग्राम एंड माइलोग्राफी यानी कि इंटरनली जो फ्लूइड वगैरह रहता है, इंटर वर्टिब्रली जो होती है ना, उस चीज़ को चेक करने के लिए यूज होता है। माइलोग्राम जो है उसी को बोला जाता है। देन ए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑस्टियोमेलाइटिस है, सेप्सिस इन स्किन है, एंड पैपिली एडिमा है, एंड ब्लीडिंग डायस्टेसिस है। ऑप्टिक डिस्क से रिलेटेड पैपिली एडिमा रहेगा, मतलब ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या होगा, यस वहाँ पे, और उसी के साथ क्या होगा, वहाँ पे जो लिक्विड फ्लो होता है ऑप्टिक नर्व के साइड में, वो क्या होगा, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसी को एडिमा कहा जाएगा। देन है ऑस्टियोमेलाइटिस, यानी कि बोन के अंदर क्या होता है, बोन ज्याला म्हणतो ते झिजायला लागतं आतून, स्पॉन्जी बोन जे असते ना, ते आपल्याला आपण अर्ध कट केल्यावर बघा त्याच्यात गॅप बबल्स आता, बबलवाली कॅडबरी आहे ना, हाँ बस वही सेम थिंग है। ठीक है, तो उसी की तरह रहेगा, तो उसके इंटरनली क्या होगा ना, वो धीरे धीरे मतलब पोकळ होत जाईल ते, हाँ वो मतलब झिजत जाईल, त्याला ऑस्टियोमेलाइटिस म्हणतात। ठीक है, त्याच्यात सेप्सिस इन स्किन, ये ब्लड में भी होता है, स्किन में भी दिया है, तो स्किन से रिलेटेड रेडनेस, इचिंग वगैरह रहेगा। ठीक है, देन है ब्लीडिंग डायस्टेसिस है, मतलब कहीं पे भी ड्रेनेज हो सकता है बहुत जल्दी, हल्का भी कट होगा तो ब्लड कैसा होगा, फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब सडनली किसी का देखो कट लगने के बाद ब्लड बहुत धीमे धीमे निकलता है, किसी का एकदम सडनली बहुत जल्दी बहने लगता है, वैसा रहेगा। इंस्ट्रक्शंस, हाँ Side used for number partition is between third and fourth, or between fourth और fifth number. या तो थर्ड या फोर्थ के बीच में आपको स्पेस समझ के वहाँ पे इंसर्ट करना है, आइदर फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, वर्टिब्रली के बीच। देन Strict aesthetic technique should be followed. वही है, वहाँ पे थोड़ा सा कवरअप वगैरह कर दो, उसको हल्का सा हाइजीन मेंटेन कर दो। ठीक है, स्किन पहले क्लीन कर लो, फिर एंडोक्राइन जेल कर दो, तो उसको पूरा प्रिपेयर रखो पोजीशन वगैरह के साथ, वही एस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लगेच करावं लागेल। एंडोक्राइन जेल जे आहे तो जास्त वेळेसाठी नसतो, लॉंग ड्युरेशनसाठी करायचं आहे आपल्याला, ड्रग्स थेरपी यूज करावं लागेल, जसं 1 आवर अर्धा तास याच्यासाठी। ॲनेस्थेशिया झाला तर डिपेंड करते ना, त्याचा पहिले पूर्ण तरी समज 15-20 मिनिटं जास्त, कारण कसं आहे ना, त्याचं पूर्ण सायन्स सिम्टम्स ॲलर्जी वगैरे
5 मिनटं तरी लागतात. त्याच्यानंतर ड्रग्स कुठला द्यायचं हे विचार करून त्याचं डोझोलॉजी वगैरे ठरवलं जातं. डोझोलॉजी ठरवल्यानंतर मग ती प्रिपरेशन सुरू राहतात. इकडे प्रिपरेशन करायला जातात, गॅसेस द्यायचा, लिक्विड द्यायचा, कोणतं द्यायचं. त्याच्यानंतर मग त्याला प्रिपेअर करून पोझिशन वगैरे घेऊन मग त्याला कमीत कमी त्या प्रोसिजरला वेळ लागतो 15-20 मिनिटं. ठीक आहे, जास्त नाही पण 15 मिनिटं सफिशियंट. नेक्स्ट, The lumbar puncture needle should be sharp, small and size meant, not curved. आपको क्या करना है, जब भी आप नीडल करोगे तो स्ट्रेट ही जाना चाहिए, ना ही कर्व चाहिए. देखो एंगल कैसा रहेगा, अगर इस तरीके से है तो आपको बराबर यहीं से एकदम स्ट्रेट डालना है. ठीक है, अभी समझ जाओ कि 3rd and 4th है, 4th है, 5th है, ऐसा समझ जाओ. यहाँ पे बराबर फील करना है इंटरवर्टिब्ली. ठीक है, इंटरवर्टिब्ली फील करने के बाद आपको बराबर यहाँ पे पहले प्रेस करके शो कर दें. एक बार फिक्स हो गया तो अपन को लोकेशन पता चलती है. लोकेशन पता चलने के बाद क्या करना है कि नीडल है, समझ जाइए नीडल बराबर लड़की के अंदर स्ट्रेट डालोगे तभी यहाँ पे जाएगी. अभी देखो ये इधर जाएगी तो क्या होगा, बोन को लगती है. जब बोन को लगती है तब भी फील होती है आपको नीडल. तो ऊपर से ही और भी नहीं जाना है, यहाँ से भी नहीं जाना है, और ना ही ऐसे एंगल से पकड़ना है, ना ही ऐसे. बिल्कुल 90 के एंगल पर रहेगा और सीधा एकदम स्ट्रेट रहता है. ठीक है, तभी वर्टिब्रिटी के अंदर बराबर होता है. जहाँ पे बोन लगता है वहाँ पे आपको महसूस होता है. ठीक है, ऐसा हल्का सा ना माइनर साउंड भी आता है अगर नीडल पिक करते हो तो. मतलब जैसे नीडल अंदर जाती है ना, बोन को लगती है, तब समझ में आता है, फील होता है एक्चुअली नीडल इंसर्ट करते हैं. तो फील करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे वाले को दर्द भी नहीं होना चाहिए. और कहीं पे कुछ चीज़ें जो होती है ना इंटरनली, जब अपन एक्सटर्नली कोई चीज़ कर रहे हैं, इंटरनली अपन को पता नहीं है, तो तब फील करके ही करो क्योंकि आगे वाले को भी दर्द होता है. नेक्स्ट है The position used in side lying position with knees drawn to the chin. जैसे ये पोजीशन बताई है वैसे ही पोजीशन में क्या करना है, उसको लेटाना है. ठीक है, सी. देन नेक्स्ट, The pressure of patient is taken when the patient is relaxed. वो थोड़ा सा घबराया हुआ नहीं चाहिए, उसको रिलैक्स करो. रिलैक्स करने के बाद ही क्या होगा, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा. नेक्स्ट, The vital signs should be checked after and before the procedure to detect the complication. ये सभी चीज़ों में कंपलसरी है. वाइटल साइन आप ऑपरेशन में भी करना है और एनेस्थेशिया देते हुए भी आपको दोनों चीज़ें क्या करना है, चेक करना है. अभी एनेस्थेशिया में थोड़ा सा अलग रहेगा. एनेस्थेशिया में चलने के बाद हमें इसी बीपी नॉर्मल है क्या, चल रहा है क्या, फंक्शन काम कर रहे हैं क्या, वही देखना है. जो चीज़ के ऊपर अपन को पैरालाइज करना था अपनी लैंग्वेज में, बट उसको नॉन सेंसेशन कहा जाएगा अपने लैंग्वेज में. अपन को जो जिसको जो पर्टिकुलर पार्ट चाहिए वो सेंसेबल नहीं है ना, वो चेक करना है आफ्टर देने के बाद. और सिर्फ बीपी बराबर चलना चाहिए, ऑक्सीजन चलना चाहिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन चलना चाहिए. सिर्फ हार्ट, लंग्स, ऑक्सीजन, यही मैटर करता है. इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, कि मेंटेन करना है, नॉर्मल ही रहे. ड्रग्स देने के बाद थोड़ा बीपी शूट या फिर लो वगैरह नहीं होना चाहिए. वैसे होता नहीं है बट उस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है. ओटी के वक्त मैंने बोला था कि इधर एक नर्स रहती है जो आपको सारा बताए. नेक्स्ट, The amount of CSF within drawn is equal to the volume of fluid to be introduced or it is sufficient for laboratory इन्वेस्टिगेशन. आपको कितने तो भी ml के हिसाब से जो टेस्ट बताई गई है, उस चीज़ के लिए कितना फ्लूइड चाहिए, उसके हिसाब से आपको फ्लूइड क्या करना है, कलेक्ट करना है. ठीक है, 1 ml 2 ml लगता है, 3 ml लगता है, उतना फ्लूइड आपको बाहर निकालना है बस. नेक्स्ट, असेसमेंट. check the doctor's order for specific instruction. डॉक्टर के साथ कंसल्ट वगैरह करो, पूछ लो क्या है, कैसे करना है, ऐसा वैसा बस. नेक्स्ट, Check the general condition of patient. वही पेशेंट का हाल कैसा है, अभी रिसेंटली बीमारी बीमारी तो नहीं, सर्जरी वगैरह तो नहीं होती, कोई ड्रग्स तो नहीं चल रहे. ड्रग्स मतलब मेडिसिन तो नहीं चल रहे, एलोपैथिक स्पेशली वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि एलोपैथिक के हिसाब से ही आप क्या करोगे, ड्रग्स लोगे ना वहाँ पे, इंसर्ट करोगे. नेक्स्ट, Check the self-care ability of the patient. हाँ मतलब वो उस चीज़ के लिए रेडी है क्या, वो देखना. Check mental status to follow direction or instruction. मेंटल स्टेटस चेक करना है ताकि मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है क्या, वो चेक करना है. वो रेडी है क्या, प्रिपेयर है क्या, कोई घबराहट सी वगैरह तो नहीं हो रही है, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है माइंड, ऐसा सारी चीज़ें उसको क्लियर कर चाहिए. नेक्स्ट, Check the equipment available in the unit. आपको जो इक्विपमेंट लगेंगे इस चीज़ के लिए वो आपको रेडी रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, आर्टिकल्स. LP needles पूरी पड़ेगी बस एक पड़ेगी. पूरी पढ़ोगे. स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप है, फॉर्सेप तो पता है आपको, होल्डिंग वाला
कॉटन होल्डिंग वाला। सीरीज है 5 ml की सीरीज रहेगी लॉन्ग वाली, ठीक है। स्मॉल बॉबल है, स्मॉल बॉबल यानी कि जो बाउल आता है अपने घर पे, वही घर पे मतलब वो थोड़ा सा अलग रहेगा, स्टील का रहेगा, ठीक है। स्पेसिमेन बॉटल्स है, स्पेसिमेन बॉटल्स यानी कि मैंने बताया था, याद है किसी को? स्पेसिमेन बॉटल याद नहीं है? जो देखिए डिब्बे की तरह होता है वाइट कलर का, वहाँ पे सारे ml दिए रहते हैं। हाँ, पी लाइट भी रहती है, वो स्पेसिमेन बॉटल होती है, उसमें कलेक्ट होता है फ्लूइड अपनी कार। नेक्स्ट कॉटन बॉल एंड हाँ ml कॉटन बॉल्स है वो लगेंगे, गॉस पीस लगेंगे, ग्लव्स है, गाउन्स है, मास्क लगेगा, ड्रेसिंग टॉवेल लगेगा, ठीक है। देन नॉन स्टेराइल में लगेगा, किडनी ट्रे लगेगा, पेपर बैग लगेगा एंड स्टॉश एंड द टॉवेल लगेगा। अपन ने उस दिन लिखा था, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ टिश्यू, चलो 4 पॉइंट पढ़ो, एक्सप्लेन करते हैं। Explain the procedure of patient to relieve his, her, and anxiety and fear. Provide privacy, warm the patient, monitor and vitals. Monitor the चार हो गए vitals. ना, पॉइंट 4 हो गए ना। थोड़ी गलत पढ़ दी ना, ऐड पढ़ दी। हाँ, तो उसको प्रोसीजर समझा दो, ऐसी रहेगी, ऐसा ऐसा है, इस तरीके से करना है। तुम प्रिपेयर हो क्या, मेंटली स्टेबल हो क्या, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देन मॉनिटर के वाइटल्स हैं आपको चेक करना है, ठीक है। उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, थोड़ा फ्री करो पेशेंट को, ठीक है। ये सब पहले प्रिपरेशन रहेगी। नेक्स्ट, Prepare the scene as for a surgical procedure. Shave and clean the area with जो भी एरिया रहेगा उसको क्लीन करो, शेव कर दो और उसको स्टेरिलाइज करके रेडी करो। नेक्स्ट, arrange the articles that are necessary for the procedure at bedside. जो भी आपको इक्विपमेंट लगता है वो आपको रेडी रखना है। Protect the bed with magnetos and covers. वेट को थोड़ा रेडी रखना है, मतलब मैकिंटोश दिखाया था, किसी को याद नहीं आ रहा? शीट है, शीट देखो, ब्लू कलर की शीट है, हाँ मेरे याद के हिसाब से शीट है ना, शीट है ना, हाँ ब्लू कलर, हाँ वही ब्लू, कोई तो कलर के आई, ब्लू एंड रेड कलर, वो शीट लगाना है और टॉवेल भी, आपको टॉवेल भी रेडी रखना है, ठीक है। ये आता है झोपे का। नेक्स्ट, द नर्स शुड बी द स्टैंड नियर द पेशंट थ्रू आउट द प्रोसीजर, तसे सोबतच राहते नर्स, तुम्ही जाणार आहे। नेक्स्ट, प्रोव्हाइड अ स्टूल फॉर द डॉक्टर टू सीट कम्फर्टेबली ड्युरिंग द प्रोसीजर, काही बसायसाठी जागा द्यायची गरज नाही, आपण उभं राहतो, सर्जनी उभं राहतो, ठीक आहे। तसे बसून कोणते कामं होत नाही ओटीमध्ये, सगळे उभ्यानेच कामं होतात, ठीक आहे। प्रोसीजर, Place the patient on the left side with pillow under head between legs. स्पेशली लेफ्ट साइड ही लेटाया जाता है, राइट साइड की तरफ कभी नहीं लेटाया जाता, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ना फ्लो जो होता है ना अपना बॉडी का, जैसे देखो खाना खाने के बाद भी क्या बोला जाता है कि लेफ्ट की तरफ आपको सोना है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट की तरफ इसलिए सोया जाता है ताकि अपनी बॉडी जो होती है ना उसका सर्कुलेशन जो होता है ना, तो लेफ्ट की तरफ आउटकम ही है उसका, इसलिए उसको लेफ्ट की तरफ ज़्यादातर करके सोने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और हार्ट का पंपिंग भी लेफ्ट की तरफ अच्छा चलता है, ठीक है। बाद में क्या किया, Place the patient in fetal position so that chin touch knee to maintain the वही डी पोजिशन में उसको लेटाना है। नेक्स्ट, Cover the patient with top sheet and expose back. मतलब जहाँ पे आप नीडल इंसर्ट करने वाले हैं ना वहाँ पे शीट वगैरह कवर अप कर सकते हैं। Wash hands thoroughly. वो तो आपको ऐसे भी आपका सूट और ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको ऐसे भी स्टेरिलाइज करके ही अंदर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, Provide sterile gloves to doctor. ओपन द एलपी सेट एंड इन द प्रिपरेशन साइड, ठीक है। एलपी सेट जो रहेगा, लंबर पंचर का सेट जो रहेगा नीडल का, वो आपको ओपन करके वहाँ पे रखना है, पूरा सेटअप लगवाना है। एनेस्थेशिया का एडमिनिस्ट्रेशन, ओपन द 5 ml सीरीज है, देन 20 to 20 G नीडल्स आपको ऐड करना पड़ेगा। प्लेस द 1 by 1 इनटू द स्टेराइल ट्रे, आपको वो सब कुछ क्या करना है, निकाल के वहाँ पे एक एक रखना है बस, ठीक है। क्योंकि नीडल अलग रहती है, सीरीज अलग रहती है, तो उसको बराबर वहाँ पे सेट करके रखो, वो सीप इंसर्ट करेगा और निकालने का काम करेगा बस। आयतं पाहिजे, सरळ भाषेत म्हणायचं तर समोरच्या। स्पेसिमन इज अ कलेक्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव कंटेनर, जो आपका ट्यूब आती है उस कंटेनर में क्या करना है आपको कलेक्ट करके वो
then after collection specimen needle is the withdrawal. Then post operative care. As soon as needle is withdrawn, seal the puncture site. ठीक है, next. Instruct the patient to lie in a supine position for 6 to 24 hours. सुपाइन पोजीशन में इसीलिए लेटाना पड़ेगा ताकि उसका फ्लूइड जो है वो नॉर्मल, इसमें क्या होता है उसका फ्लो आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट. Record and maintain the vital signs. वाइटल साइन में जो साइन मतलब चेंजेस आते हैं वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है. नेक्स्ट. Encourage the lateral fluid intake. लैब्रल फ्लूइड देखो तो क्या है. लेवल द स्पेसिमेन सेंड टू द लैब विद द इन्वेस्टिगेशन स्लिप. मतलब उसके ऊपर क्या करना है आपको, पूरा लिख के रहता है उसके ऊपर. ईमेल क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइमिंग क्या है आपने लिया उसका, ड्यूरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिख के आपको भेजना पड़ता है वो सैंपल. देन वार्ड नंबर कौन सा है, उसका पोजीशन नंबर कौन सा है, वो सारी चीज़ें रहेंगी उसमें. ठीक है. वॉश द हैंड, रिप्लेस द आर्टिकल आफ्टर अ क्लीनिंग एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर. नर्स रिकॉर्ड शीट के ऊपर आपको पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि कैसे क्या हुआ, नॉर्मली हुआ तो सब कुछ नॉर्मल लिखना है. क्या है, क्या है? यही है क्या? आईवी फ्लूइड बोला गया है, उसकी लिख दो वाली. ऑब्जर्व द कॉम्प्लिकेशंस. अगर उसको कोई कंप्लेंट है तो वो ऑब्जर्व करना है. लोअर बैक पेन वगैरह तो नहीं है. ठीक है. चेक द पंचर साइट ऑफ द CSF लीक. आपने जहाँ पे पंचर किया है वहाँ पे एक बार चेक करना है कि कहीं वापिस फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है, मतलब बाहर तो नहीं निकल रहा है CSF फ्लूइड को आपको चेक करना है. देन कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. इंजरी द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स. इंजरी हो सकती है नर्व या फिर स्पाइनल कॉर्ड में. इन्फेक्शन इनटू द स्पाइनल कैविटी. जहाँ पे कैविटी होती है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है लीकेज हो सकता है, डैमेज हो सकती है इंटरवर्टिब्रिटीज एंड हर्निएशन प्रेजेंट हो सकता है. ब्रेन ड्यू टू द सडन रिएक्शन ऑफ द ICD. टेम्परेचर इवैल्यूएशन हो सकता है, लोकल पेन रह सकता है, एडिमा हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, पंचर साइट हो सकता है. ठीक है. बाद में एम्पुटेशन. यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? कल का टॉपिक कौन सा है? Position, instrument, हेमाटोमा क्या है? हेमाटोमा क्या है? हेमाटोमा क्या है? तेच आहे 314. हाँ ये है ना लोकल पेन एडवांस है. एक विचार मैंने क्या है? अरे तू गावाला नाही गेला? गावाला नाही गेला? आता नाही. क्या है? Hematoma is the location of collection of हेमाटोमा मतलब ब्लड क्लॉट होगा. उनको सुनाई तो क्या लोगों को बराबर नहीं पता है कि जैसे आउट हो जाती है, ग्रीनिश और ब्लूइश कलर का होता है, उसी को बोला जाता है ब्लड. वही आप जहाँ पे ड्रेनेज करोगे वहीं पे क्या होगा, लंबर के लोअर बैक के ऊपर वैसा होने के चांसेस रह सकते हैं. इसी को हेमाटोमा बोला जाता है. चलो क्या क्या करें? वही कौन सा टॉपिक है अपना? काय? काय कोण चौकास म्हणताय? कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट.
पूछना था? ओपन हार्ट सर्जरी है, सभी को देखना पड़ेगा। ये तो इनके भी काम का है, आपके भी काम का है। कहाँ के काम? दोबारा थोड़ी दिखाऊंगी, यहाँ से डिलीट हो जाता है। चलो व्यवस्था बेटा, तो अभी पास इथून माझं कनेक्शन नाही आहे व्हॉट्सॲपचं. दोन व्हॉट्सॲप आहे, एक पर्सनल आहे, एक बिझनेस आहे. तुमच्याकडे काय बिझनेस वगैरे असेल ह्याच्यात जी ईमेल आय डी आहे माझी पर्सनल आहे, त्याच्यावरून डायरेक्ट नाही पाठवते. स्पीकर दे पर्यंत, प्रतीक्षा स्पीकर दे बरं. Bluetooth mode. Vision, we are cutting over the sternum. Okay, we're cutting the skin and then tissues underneath. Three major layers we are cutting to reach the bone. And the bone is the sternum, which we'll expose for you. So when we expose the bone, we use a sternal saw to cut up the sternum. Plug down good. So after we cut the sternum, we have to access to the mediastinum. We have to stop the bleeding now, which is minimal. This is the periosteum, the edges of the bone that is oozing, and we'll stop it real quickly. Okay, now. Now we are using a special retractor which is going to lift up the left side of the chest bone so we can harvest the left inferior mammary artery. The left inferior mammary artery is starting from the left subclavian artery and goes down behind the chest bone all the way to the abdomen towards the groin. This is the best graft that human body gives us, and the patency of the graft is 95% in 20 years. This is the only time that surgeon sits during heart surgery to harvest the vessel. So this is the left chest. This is the pleura. You can see the lung. That's the lung. These are the ribs. So the vessel is running somewhere here, which we'll be identifying and starting to harvest soon. Thank you. Thanks. Okay, you can see the vessel here running behind the sternum. This is the left inferior mammary artery. So there are multiple branches which are going from the vessel left inferior mammary artery to the muscles and bone. So we have carefully to identify the branches and cut them or clip them. That's what we are doing now. The vessel is here. We are taking the vessel off the chest wall. And meanwhile, clipping and cutting the branches. Meanwhile, also Tom is harvesting the vein. So now we are going to give heparin, which is a blood thinner. We have to make it blood watery so it does not coagulate, because we are going to put tubes into the vessels and reroute this blood from the body to the heart lung machine. So now what we are going to do, you can see this is the vessel that was running behind the chest wall. Now the vessel is out. We are going to disconnect this vessel distally. Now this is the vessel, which starts from the subclavian artery on the left side, and we're going to connect this vessel to the coronary artery. You can see the flow.
the blood flow to it. So we are opening the pericardium now. Pericardium is a fibrous duct which covers the heart. You can see this is the pericardium, heart beating, and this is the diaphragm here. Now we are going to cannulate the aorta, which means we're going to put purse string sutures on the aorta and put tubing and tighten the sutures so the blood will not come out from aorta. And we're going to connect the tubes to the heart-lung machine. So this way we can take the blood from the body, get back to heart-lung machine, get it oxygenated, and then give back to body so we can stop the heart. Basically, the heart-lung machine functions as heart and lung. So this is the aortic cannula. What we do, we put this inside the aorta like this. We tighten the purse strings, and we're gonna take the blood from the right side, give it to the heart-lung machine. Heart-lung machine gonna get the blood oxygenated, and we'll push the blood through this cannula into the aorta. So patient's body will get a blood flow while the heart is stopped. Okay? We're gonna put this in. We have to take the whole air off because we can't give any air to this line. It will cause stroke. You can see the flow to the aorta now. With the air, the cannula. Come on. Now we are putting the cannula into the right सभी का arterium कनेक्शन and मशीन के inferior साथ vena चलेगा cava. This is the तब जाके वो cannula, आगे deep की venous मशीन cannula. We're going to take the blood मशीन through हार्ट this को cannula चलेगी and then give it to the heart-lung machine. Okay, so this is the curved leader line. We connect it to the antegrade curved leader cannula and retrograde. What we are doing, we are giving a special solution through this, which has high potassium in it. That's what stops the heart. And every 15 minutes, we have to feed the heart with the blood and nutrients and oxygen. So every 15 minutes, we are giving the paraplegia to keep heart cold and well fed. This is the temperature probe. We are monitoring the temperature of the heart muscle. We like to keep anywhere between 14 to 21. So this is the left greater saphenous vein, which we harvested from the left lower extremity from there with the help of scope. Okay, we're going to use this as a graph. Again, we're going to connect this to the aorta and distal to the lesion. Okay? So right now what we're going to do, we are going to stop the heart. We are giving solution rich with potassium that will help us to stop the heart. We'll do it right now in 2 seconds. So the potassium-rich cold solution is going right now into the aorta towards the heart. Heart will stop now. Okay, so we're measuring the temperature in the heart with this. So you can see heart stop. You can show the EKG if you want to. It's a flat line now, the green, so there's no cardiac activity. That 22.1, the white color, it shows the temperature of the heart, 21.7 and going down. The 76 in the red color shows the blood pressure, which is generated by heart-lung machine of the heart. So we're trying to identify the vessels and open it up. This is the diagonal artery, which is really small, 1 millimeter. Okay. So the vessel we are showing is 1 millimeter diameter, really, really tiny.
Here, you can see the flow now to the ground. Well done, 6. We are showing the anastomosis now, the left inferior priority to left anterior receding pulmonary. This is one of the main and important arteries we are bypassing. They call it widowmaker. So now what we are doing, we are giving warm blood to the heart so we can warm it up and get rid of the potassium. Okay, so heart will start beating now or defibrillating. We also put a pacing wire in case that the heart rate is will be slow, then we can pace from outside. This is the pacing wire, it goes into the heart. And comes out to the skin. Start pacing quick. Put it up. Okay, so we are pacing the heart now. You can see the electrical stimulus come to this wire into the heart and heart starts to beat. So whenever you are ready. Ready? Okay, go down. Movement up. So now what we are doing, we are taking out everything that we put previously in. You can see the heart is now in defibrillate with tachyarrhythmias. So we're going to defibrillate it. Then pace it off. Okay, okay. You can see it regain the regular rate again. Very good, right now. So now what we are doing, we have to put 2 holes about a half a centimeter in diameter in the aorta so we can suture the proximal part of the veins to the aorta. Okay, you can see now these are the grafts. Cancer grafted. Yeah, this goes to the diagonal artery, this goes to the oblique marginal behind the heart, and this is the other graft that interlung the circulatory stent. These are the lungs expanding. The blood is still watery, so we're going to be coping with the rest of the heparin, and then you'll see it will dry out very fast. Now we're going to put this tube in. It's going to drain the residual blood going on the chest for a couple days, then we're going to take it out. Now we are using these wires to bring the sternum together. We use usually 8 wires.
Yeah, so yeah. डिझॉल्व नाही होगा बट मास्टर Thank you. बस ऊपर से स्विचेस लगवा दे तो बात करो फिर स्टर्नम राहते तर रिप्सचं काय होतं ओपन होतं ना मग ते स्टर्नम कट केलं ओपन स्प्रेड होतं स्टर्नममध्ये राहतात स्टर्नमला अटॅच रिप्स असतात स्टर्नममध्ये स्पेसिफिक रिप्सला हे होतं मॅम मग ड्रेनेज पण राहील ना त्याला ड्रेनेज किती राहील ओपन हार्ट झाली सर्जरीचं ड्रेनेज किती राहील त्याला ओपन हार्ट सर्जरी झाली म्हणजे नाशिक पाणी ब्लड राहिले ते निघण्यासाठी ड्रेनेज किती राहील त्याला ड्रेनेज किती राहील त्याला जे म्हणजे नाशिक पाणी किती निघते त्याच्यात ड्रेनेज पूर्ण एम एलच्या हिशोबाने केलं जातं पाहिलं का तिकडे पूर्ण मोठं होतं ड्रेनेजचं कंटेंट त्याच्यात पूर्ण इकोनाईज केलं जातं परत पूर्ण फ्लो आता तेवढं निघालं आहे ना बॉडी हिमोग्लोबिन किती कमी येणार हां त्याच्यामध्ये परत सप्लाय ट्रान्समीटरमध्ये ते याचं मशिनरी झालं म्हणतं का पेसमेकर पेसमेकर म्हणताय का हां पेसमेकर हो असते ते. एक टेम्परेचर पण राहते परमनंट पण राहते तुला कसं माहिती त्यांनी सांगितलं का नाही पेसमेकर मॅम त्या पी डी एफची लिंक पाठवून द्या हां दोन आहे दोन्ही पाठवते